नमस्कार मित्रों, उड़ान स्टडी राजस्थान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज अपन बात करने वाले हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये जो टॉपिक है रीट एग्जाम 2021 का जो सिलेबस है इसके अंदर नया जुड़ा हुआ टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। देखो, पृथ्वी की गतियाँ है एक ज्योग्राफी का टॉपिक है। ये रीट के लिए बना रहा हूँ, परंतु उन सभी के एग्जाम के लिए को मद्देनजर रखते हुए मैंने बनाया है, जिसका अंदर ये पृथ्वी की गतियाँ है। ठीक है, इसके अंदर आपको A to Z जानकारी मिलेगी। कोई ऐसे तथ्य पीछे नहीं छोड़ा है मैंने जो एग्जाम के आने योग्य हैं। पृथ्वी को दो महत्वपूर्ण गतियां होती है, ठीक है ना। पृथ्वी की दो महत्वपूर्ण गतियां होती है। पृथ्वी की स्थिति एक नज़र में देखो, पृथ्वी की स्थिति क्या है इसको थोड़ा देख लेते हैं। पृथ्वी का क्षेत्रफल है 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जिसका स्थलीय क्षेत्रफल है वो 149 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और जलीय जो क्षेत्रफल है 361 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। जिसका आपको पता है स्थल अपना है वो 29% है, और जल है वो कितना है 71% है लगभग। पृथ्वी का जो व्यास है वो 12,713 किलोमीटर है ध्रुवों पर, और विषुवत रेखा पर है 12,756 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ज़्यादा होता है। इनकी जो परिधि है भूमध्य रेखा पर तो कितनी है 40,77 किलोमीटर, और ध्रुवों पर है वो 40,000 किलोमीटर है। ठीक है, इसका आयतन है 416 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर, और पृथ्वी का भार है 6600 अरब टन है। वैसे ये रीट के अंदर आने वाला नहीं है, और उनके लिए जहां पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के अंदर इंक्लूड है इसमें ये आता है। पृथ्वी की गति जिसमें अपन घूर्णन की बात करते हैं, घूर्णन का दूसरा नाम है वो क्या है, परिक्रमण भी है। ठीक है, घूर्णन गति को परिभ्रमण गति कहते हैं और दैनिक गति कहते हैं। इंग्लिश में आपको नाम याद रखना होगा रोटेशन। ठीक है, रोटेशन नाम आप याद रखोगे। पृथ्वी का आयतन, पृथ्वी का अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। देखो, इनसे क्या क्या परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी जब अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है तब ये घूर्णन गति होती है। ये घूर्णन गति है। घूर्णन गति कहते हैं किसे हैं, पृथ्वी है अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, और घूमती कैसे है पश्चिम से पूर्व की तरफ। एक घूर्णन में समय कितना लगता है तो 24 घंटे का लगभग, और एक्यूरेट बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड है। इसके कारण होने वाली क्रियाएं देखो, परिभ्रमण है या घूर्णन है, इसके अंदर कारण कौन कौन सी क्रियाएं हैं वो होती है, ये आपको एग्जाम के अंदर ये ही पूछा जाता है। दिन रात है वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। भूमध्य रेखीय उभार है घूर्णन गति के कारण है, और ध्रुवों पर सपाटापन जिसको केंद्रापसारी बल कहते हैं। भूमध्य रेखा है वहां पर तो ये पृथ्वी उभरी हुई है, और ध्रुवों पर है और चपटी है, तो ये भी घूर्णन के कारण है। हवाओं व धाराओं की दिशाओं में बदलाव घूर्णन के कारण होता है। मौसम का परिवर्तन होना, समुद्र में ज्वार भाटे का आना, एक देशांतर पर पूरा करने में 4 मिनट का समय लगना। देखो, एक देशांतर से दूसरे देशांतर और अक्षांश अपन ने बहुत ही डिटेल के साथ में देखे थे, और उनसे बाहर कोई क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ये गारंटी है। जब एक देशांतर से दूसरे देशांतर की तरफ बढ़ते हैं तो इसमें 4 मिनट का समय लगता है, ये भी घूर्णन गति के कारण होता है। सूर्य का पूर्व से उदय व पश्चिम में अस्त होना, ये भी घूर्णन गति के कारण होता है। घूर्णन गति भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है। देखो, ये जो घूर्णन गति है भूमध्य रेखा पर तो सर्वाधिक होगी, जो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों अक्षांशों पर है ये 1200 किलोमीटर प्रति घंटा, और ध्रुवों पर जाकर ये लगभग शून्य हो जाती है। ठीक है, ध्रुवों पर इसकी गति शून्य होती है। और देखो, घूर्णन गति सर्वाधिक होती है
तो भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना, विषुवत रेखा पर बीच में होती है, और ध्रुवों पर सबसे कम है वो ध्रुवों पर होती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और अपने कक्ष स्थल के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कक्ष स्थल के साथ में तो कितना बनाती है, 66.5 डिग्री का कक्ष स्थल के साथ में, और ये झुकी हुई कितनी है, 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का अक्षीय झुकाव नहीं होता तो क्या होता है, ऐसा भी हो सकता है कि पृथ्वी यदि झुकी हुई नहीं होती 23.5 डिग्री तो क्या होता, तो संपूर्ण पृथ्वी पर है दिन रात बराबर होते। अब बात करते हैं सौर दिवस। एक फैक्ट है ये, सौर दिवस क्या है, इनकी अवधि है 24 घंटे की होती है, ठीक है ना, 24 घंटे का एक सौर दिवस होता है। जब सूर्य को गतिहीन मानकर, ठीक है ना, सूर्य को वैसे गति नहीं है मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाए तो उसे सौर दिवस ज्ञात होता है। अब अपन बात करेंगे परिक्रमण अक्षांशीय या वार्षिक गति। परिक्रमण गति, अक्षांशीय गति या वार्षिक गति, जिसे इंग्लिश में रिवोल्यूशन कहते हैं, और इसे अपन ने जो परिभ्रमण देखा था उसे रोटेशन कहते हैं। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर अपने अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाना ही क्या है, परिक्रमण है, ठीक है ना। परिक्रमण क्या है कि पृथ्वी है सूर्य के चारों तरफ अपने कक्षा में, जिसे भू कक्षा कहा जाता है, कक्षा में पश्चिम से पूर्व की ओर एक अंडाकार, देखो अंडाकार इस घेरे में चक्कर लगाती है, जिसे किसी पृथ्वी की कक्षा कहा जाता है या भू कक्षा कहा जाता है। तो वो कौन सा घूर्णन होता है, मतलब चक्कर होता है, गति होती है, परिक्रमण गति होती है। भू कक्षा की लंबाई की बात करें तो पृथ्वी की भू कक्षा है, इसकी लंबाई कितनी है, तो लगभग 965 मिलियन किलोमीटर है। परिक्रमण में लगा समय, परिक्रमण में समय कितना लगता है, तो एक वर्ष में एक परिक्रमण पूरा होता है, ये अपने को पता है। और ये भी एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट है 365 और चौथाई भाग, ठीक है ना, दिन का चौथाई भाग। तो इसको अपन किस प्रकार से देख लें, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड एक्यूरेट है, ठीक है। एक्यूरेट क्या है, 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पृथ्वी अपना एक परिक्रमण पूरा करती है। पृथ्वी की ये जो परिक्रमण है इसकी गति क्या होती है, तो 29.6 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से पृथ्वी है अपना परिक्रमण कक्ष पर चक्कर लगाती है। परिक्रमण की परिणाम स्वरूप कौन सी क्रियाएं होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टॉपिक, कि पृथ्वी के परिणाम स्वरूप होने वाली क्रियाएं हैं। पृथ्वी की परिणाम है, परिक्रमण का परिणाम बोलो या क्रियाएं बोलो। दिन रात का छोटा होना परिक्रमण के कारण होता है, वर्ष का बनना है ना, वर्ष बनते हैं, ये तो सीधी सी है कि 365 दिन में ये अपना परिक्रमण पूरा करती है और 365 दिन का ही एक वर्ष होता है। सौर दिवस, सौर ऊर्जा का वितरण निश्चित है परिक्रमण के कारण होता है, और ऋतु परिवर्तन है परिक्रमण के कारण होते हैं। अब ये है कि उपसौर और अपसौर, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इनसे बनते हैं। पृथ्वी का सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होना क्या कहलाता है, अपसौर। अप का अर्थ होता है ऊपर, अप का अर्थ क्या होता है, ऊपर होता है, ध्यान रखोगे। और ऊपर मतलब ज्यादा ऊपर, याद करवाने के लिए कह रहा हूं अपसौर। अप का अर्थ होता है ऊपर, ऊपर मतलब ज्यादा दूरी पर। तो पृथ्वी का सूर्य से सर्वाधिक दूरी है वो अपसौर है, और उपसौर है सर्वाधिक निकट। ये दोनों फैक्ट है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे बनने के पूरे चांस है। अपसौर तो सर्वाधिक दूरी है पृथ्वी और सूर्य के मध्य की सर्वाधिक दूरी, और उपसौर है वो पृथ्वी से सूर्य की निकटतम दूरी। अब अपसौर है सर्वाधिक दूरी वाली स्थिति है, तो इनकी दूरी कितनी होती है, 152 मिलियन किलोमीटर होती है।
या फिर ऐसा भी आ सकता है 15.21 करोड़ वर्ष। ये स्थिति होती कब है? अपसौर की स्थिति सूर्य पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कब होता है? तो 4 जुलाई के दिन, 4 जुलाई के दिन है अपसौर की स्थिति होती है, पृथ्वी से सूर्य की सर्वाधिक दूरी होती है। अब उपसौर की बात करें, निकटतम दूरी है कितनी होती है उस टाइम? निकटतम दूरी की बात करें तो 147 मिलियन किलोमीटर या फिर 14.70 करोड़ वर्ष। ये जो उपसौर की स्थिति है ये कब बनती है? 3 जनवरी के दिन। उपसौर निकटतम, अपसौर अधिकतम दूरी है, ठीक है। अपसौर है 4 जुलाई को, उपसौर है वो 3 जनवरी को। मेरे ख्याल से अब आपको याद हो गया होगा। पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी है वो कितनी होती है? देखो औसत दूरी है, यहाँ पर अपने देख लिया अधिकतम और न्यूनतम। औसत दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है या फिर 14.98 करोड़ किलोमीटर है। बात आती है सौर वर्ष की। पृथ्वी द्वारा एक वर्ष में प्राप्त होने वाला सौर विकिरण एक सौर वर्ष में सूर्य विषुवत रेखा से 2 बार गुजरता। अब ये क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से पुटअप होता है कि एक सौर वर्ष में सूर्य है विषुवत रेखा को कितनी बार पार करता है? तो 2 बार पार करता है। ये आप ध्यान करोगे, कितनी बार पार करता है? 2 बार पार करता है। अब यहाँ एक सर्कुलेशन है, क्योंकि ये अपने को ध्यान होना बहुत जरूरी है। पृथ्वी की गति है इसी पर निर्भर है। ये सूर्य है और अपने बात की थी सूर्य के चारों तरफ है एक अंडाकार कक्ष में पृथ्वी है वो चक्कर लगाती है, परिक्रमण करती है। ये स्थितियां आपने को देखनी है, ठीक है। पहली स्थिति देख लेते हैं। पहली कौन सी स्थिति है? यहां पर आपको दिख रहा है ये विषुवत रेखा है बीच की, यहां पर ये विषुवत है और ये कर्क है। यहां पर ये विषुवत है और ये मकर है और इधर भी विषुवत वाली है। सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत 23 सितंबर को होता है और दोनों गोलार्धों में 23 सितंबर के दिन दोनों गोलार्धों में, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है या फिर यहाँ से देख लेते हैं जून के दिन। इस प्रकार से चलेंगे। 21 जून ग्रीष्म एनात होता है। कहाँ? उत्तर भारत में, भारत के अंदर। उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा और ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु होने के कारण ग्रीष्म एनात है। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा व सर्दी होती है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून के दिन, मतलब अपन भारत में रह रहे हैं, भारत में ये कंडीशन लागू होगी। 21 जून को ग्रीष्म एनात होता है। भारत का सबसे बड़ा दिन या फिर उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है 21 जून के दिन होता है। इस दिन सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। 21 जून के दिन सूर्य है, देखो यहाँ पर ये सूर्य सीधा सीधा कहाँ पर लंबवत है? ये कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा पर लंबवत रहेगा। इसके बाद में 21 जून के बाद में 3 महीने इसके अंदर प्लस कर लो आप। जून के बाद में जुलाई, अगस्त और फिर आ जाता है सितंबर। तो इस प्रकार के आपको प्लस करते रहना है। इन सभी में ये 3-3 आपको प्लस करना है या फिर 4 करो तो इस जून को 7 में काउंट करना पड़ेगा। 3-3 करना है आपको। जुलाई, अगस्त और ये सितंबर। 21 के बाद में 23 सितंबर के दिन सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है और यहाँ पर शरद विषुव होता है। दोनों गोलार्धों में दिन और रात बराबर होते हैं। फिर इस 23 सितंबर के अंदर 3 अपन प्लस करते हैं, अक्टूबर, नवंबर और फिर दिसंबर आ जाता है। तो यहाँ पर 22 दिसंबर की स्थिति और बनती है। 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा होता है और ऋतु सर्दी की होती है। यहाँ पर देखो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर के दिन, क्योंकि शीत में दिन छोटा होगा तो रात बड़ी होगी उत्तरी गोलार्ध में। और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होता है और दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होता है। अब 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा है
उत्तरी गोलार्ध में दिन छोटा है और दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा है। उत्तरी गोलार्ध में ऋतु सर्दी की है और दक्षिणी गोलार्ध में ऋतु ग्रीष्म की है। शीत, इसे देखो, अब इस दिन 22 दिसंबर के दिन है, सूर्य किस पर लंबवत रहता है? तो कर्क रेखा पर सूर्य है, लंबवत रहता है 22 दिसंबर के दिन। और ये स्थिति है शीत ऐनात या संक्रांति कहलाती है और इसी दिन मकर संक्रांति भी इस स्थिति को जाना जाता है। अब स्थिति नंबर 4 की बात करें तो ये चौथी स्थिति ये बनती है, दिसंबर के अंदर प्लस में 3 और कर दो, है ना, जनवरी, फरवरी और फिर आ जाती है अपनी मार्च, 21 मार्च की। 21 मार्च के दिन बसंत विषुव होता है और सूर्य है विषुवत रेखा पर लंबवत रहता है। दोनों गोलार्ध में दिन और रात बराबर होते हैं। अब इसको आप देख लो, यहाँ 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर, 21 मार्च, ठीक है। 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, 21, इस प्रकार आपको याद करना है। 21, 23, 22, 21, 21, 23, 22, 21। अब महीने अपने आप ऑटोमेटिक हो जाएगा, ये आपको एक याद करना है, 21 जून याद करना है। 21, 23, 22, 21, इसके अंदर जून के अंदर 3 प्लस करोगे सितंबर आ जाएगा और सितंबर में 3 प्लस करोगे दिसंबर आ जाएगा, दिसंबर में 3 प्लस करोगे तो मार्च आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको अभी समझ में आ गया है और ये भी याद भी आपको शायद हो गया है। अब बात कर लेते हैं फैक्ट की। 21 मार्च से 23 सितंबर को सूर्य दोनों ध्रुवों पर एक साथ उगता है। अभी देखा है, क्योंकि विषुवत रेखा पर ये दोनों स्थिति बनती है, दोनों 2 बार बनती है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। इस दिन है सूर्य दोनों ध्रुवों पर एक साथ उगता है। सभी जगह पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। विषुव क्या होता है? तो जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसे, इस स्थिति को विषुव कहते हैं। ये सीधा कब चमकता है? तो ये अपन ने बात की है, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन 2 विषुव बनते हैं। अब ऐनात क्या है? तो सूर्य की कर्क रेखा वे मकर रेखा पर सीधे चमकने की स्थिति ऐनात कहलाती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर सीधा चमकेगा तो वो ऐनात कहलाती है, संक्रांति कहलाती है। और विषुव क्या होगी? विषुवत रेखा पर जब सूर्य लंबवत रहता है तो विषुव की स्थिति होती है। विषुव की स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर के दिन। ऐनात या संक्रांति की स्थिति है 21 जून कर्क रेखा पर और 22 दिसंबर मकर रेखा पर। अब बात कर लेते हैं नक्षत्र दिवस की। एक मध्यमान रेखा पर किसी निश्चित नक्षत्र के क्रम से 2 बार गुजरने के मध्य की अवधि है, वो नक्षत्र दिवस कहलाती है। प्रदीपन वृत्त है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। पृथ्वी के एक भाग पर हमेशा उजाला व दूसरे भाग पर अंधेरा रहता है। उजाले व अंधेरे को अलग करने वाली रेखा को प्रकाश वर्त या प्रदीपन वर्त कहते हैं। प्रदीपन वृत्त क्या है? पृथ्वी के एक भाग पर, क्योंकि सूर्य पूरी पृथ्वी पर एक साथ में नहीं चमकता है, तो एक भाग पर तो क्या है, मान लो इधर सूर्य है तो यहाँ पर उजाला रहेगा और यहाँ पर क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। अब इस उजाले और अंधेरे को अलग करने वाली जो रेखा है इसे ही क्या कहते हैं? प्रदीपन वृत्त कहते हैं, क्योंकि एक वृत्त का रूप है और प्रकाश वृत्त कहते हैं इसे। संक्रांतियाँ पृथ्वी को गतिशीलता प्रदान करती है तथा सूर्य, तारों और नक्षत्रों को स्थिति में बदलाव करती हैं। तो ये था आज का अपना वीडियो। पृथ्वी की गतियाँ बहुत ही डिटेल के साथ में देखा है, इनसे बाहर आपके क्वेश्चन कोई नहीं बनेगा। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट के अंदर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर कर लेना। और इसके साथ में जो बेल दिख रही है आपको, उस बेल को भी क्लिक करके ऑल पर आपको क्लिक करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।